वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। और ये फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग कहाँ आता है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो जान लीजिएगा कि ये आपके MPPSC के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और फिर और भी एग्ज़ाम है जहाँ पे इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन MPPSC के सिलेबस में है वित्त आयोग। तो जितने भी आयोग हैं लगभग मैं आपको 2 दिन में एक कराने का प्रयास कर रहा हूँ और लगभग मैंने आपको 4-5 कमीशन पढ़ा भी दिए हैं और उसको मैंने आपको यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज अपन लोग देख रहे हैं वित्त आयोग, तो इसको चलिए शुरू करते हैं कि वित्त आयोग है क्या और इसमें कौन कौन सी बातें अपन लोग को ध्यान रखनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो पहला है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसकी बात कही गई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता भी है कि 200 किस अनुच्छेद में संविधान में वित्त आयोग की बात कही गई है, और 280 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद में। और ये हर 5वें वर्ष इसका गठन होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसके कार्यकाल की, संरचना की। तो संरचना इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कुल मिला के 5 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही तय होता है। मतलब उनको कौन कितने तक रहेंगे, कितने वर्ष तक रहेंगे, वो सब राष्ट्रपति ही तय करते हैं। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन भी, देखिए इसमें क्या है कि ये जो अध्यक्ष होंगे एक और जो 4 सदस्य होंगे, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब इसका जो निर्धारण करने का जो पावर दिया है सरकार ने, वो किसको दिया है? वो दिया है किसको? संसद को। ठीक है, संसद को दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जो अध्यक्ष होता है और जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, तो इसमें थोड़ा सा एक जान लीजिएगा कि जो अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। अगर उसको अध्यक्ष चुना जा रहा है तो उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए? अध्यक्ष जो होता है सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। और जबकि जो 4 सदस्य हैं उनके लिए कुछ बातें कही गई हैं, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जो सदस्य होता है किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो। मतलब उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उच्च न्यायालय या न्यायाधीश के पद के लिए उसको योग्य होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त आयोग का विशेष ज्ञान हो। ठीक है, वित्त आयोग और लेखा का विशेष ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को भी उसमें क्या किया जाता है? महत्वपूर्ण बताया जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। ठीक है, तो ये 4 क्वालिटी होना चाहिए। कौन कौन सी 4 क्वालिटी? एक, वो उच्च न्यायालय न्यायाधीश के पद पर वो योग्य हो। दूसरा, उसे लेखा और वित्त मामले का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा क्या है, उसमें क्या होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। अब इसमें कार्य क्या है कि भैया वित्त आयोग तो गठन हो गया, अब इसका कार्य क्या है? तो इसमें कार्य क्या है? संघों और राज्यों के बीच, जो संघ है मतलब जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उनके बीच शुद्ध आगामों का वितरण, करों के शुद्ध आगामों का मतलब जो कर का वितरण होता है, राज्य में कितना होगा और केंद्र में कितना होगा, उसका शुद्ध वितरण जो है वो केंद्र सरकार का होता है। भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाला सिद्धांत। ठीक है, ये होना चाहिए। संचित निधि से राज्य और राजस्व के सहायता अनुदान, मतलब जैसे मान लीजिए राज्य में कोई विपदा पड़ गई तो उसको जो प्रधानमंत्री हो, जो केंद्र की सरकार है, वो राज्य सरकार को क्या दे? अनुदान दे, कुछ पैसा दे। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका
और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से संवर्धन के लिए आवश्यक, देखिए जो नगर पालिका हैं और जो पंचायत हैं वहाँ पे भी अगर कोई कार्य है जो संसाधन की आपूर्ति करनी है तो उसके लिए भी क्या होगा, केंद्र सरकार उनको क्या करेगी, पैसा देगी, लेकिन किसके, राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर ही देगी। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय है ना, मतलब कोई भी वित्त से संबंधित कोई और कार्य भी होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसे थोड़ा सा देखिएगा। 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क निवल प्राप्ति के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता है। संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जा रही है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे जूट और जूट उत्पाद है उस पर क्या है, ये सहायता राशि पे छूट दी जा रही है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यह अस्थायी है, 10 वर्ष के लिए ही है केवल। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर संसद के दोनों सदनों पे इसको क्या करता है, रखता है। रिपोर्ट के साथ साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन, इससे संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में वितरण भी रखा जाता है। तो आप एक चीज़ जान लीजिएगा कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सलाहकारी भूमिका क्या है, यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिश को लागू करे। मतलब ये बाध्य नहीं है कि वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसको सरकार लागू ही करे, इसके लिए बाध्य नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी। आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा। मतलब ये कंफर्म नहीं बताया गया है ना कि वो उस पर क्या होगा, बाध्य ही होगी सरकार। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है और इसे याद भी करना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या है वो, कि डॉक्टर पीवी राजामत्रा चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि, क्या ठीक ही कहा है, क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है, अतः तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण ना हो। मतलब कोई ऐसा ठोस कारण ना हो तब तक इसको मानने के लिए क्या है, मतलब वो नहीं है, बाध्य नहीं है ना। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय के प्रादुर्भाव के साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है। चौथे वित्त आयोग में डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने संघीय राज्य कोशिकीय यंत्रणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्तीय आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायियों के हो गया। ये आपके अभी जानने लायक नहीं है। अब क्या जानने लायक है कि वित्तीय आयोग कौन सा था, कब कब हुआ। तो देखिए हर 5 वर्ष के लिए होता है और 1952 से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था, 1952 में इसने अपनी रिपोर्ट स्टार्ट की थी, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। ये चीज़ आपको याद करना है और इस पे आपको प्रश्न बन सकता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। और ये कब बने थे, 1951 में। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट का वो जो किया था वो 1952 से 1957, लिख लीजिए, 1952 से 1957 के बीच में अपना इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है,
और लास्ट वाले ज़रूर दोनों याद रखना है। लास्ट वाला 13वां और 14वां। 13वां थे डॉक्टर विजय केलकर, ठीक है, वित्तीय आयोग का जो वो थे वो कौन थे, विजय केलकर। और जो लास्ट 14वां थे वाई.वी. रेड्डी थे, ठीक है, कौन थे, वाई.वी. रेड्डी। ये जो थे ये 2000 आपके 10 से लेकर के 15 तक थे, और ये 2015 से लेकर के 2020 तक थे, ठीक है, 20 तक हैं, अभी भी हैं, ठीक है। तो वाई.वी. रेड्डी 14वें हैं और 13वें कौन हैं, आपके विजय केलकर, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि वित्तीय आयोग अधिनियम 1991 में आया था। वित्तीय आयोग अधिनियम कब आया था, 1951 में। और 1951 के बाद 1952 से इसको क्या किया गया था, चालू किया गया था। और नियोगी जो थे पहले इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर इसका दूसरा पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन था, ये 1992 में हुआ था। और इसी में क्या जोड़ा गया था, जिसमें क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो जो पंचायतों को नगर निकायों को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो आपको आपका एक ये याद रखना है ज़रूर कि 1951 में वित्त आयोग अधिनियम लागू हुआ था, 1952 से ये स्टार्ट हुआ था, अब 1952-57 तक। और पहले कौन थे इसके, नियोगी थे अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, नियोगी। और 13वें कौन थे, 13वें थे केलकर, विजय केलकर, ठीक है, इसको याद रखना है। और लास्ट कौन थे, वाई.वी. रेड्डी थे, ठीक है, ये याद रखना है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, 282 अनुच्छेद 282 में इनका क्या किया गया है, चर्चा इसकी की गई है, ठीक है। 282 नहीं, 280, सॉरी, 280 में अनुच्छेद 280 में क्या किया गया है, वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इसको आप अपने स्टेटस में व्हाट्सएप में लगा के शेयर भी करें, जिससे आपके जो मित्रगण हैं उनको भी ये मिल सके, ठीक है। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं, ये लास्ट में 96 है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके जो भविष्य का एग्ज़ाम है उसके लिए। धन्यवाद।